आइए लेके चलते हैं आपको 1950 के उस दौर में जहां पे इंडियन सोसाइटी अपने कास्टिज्म के पीक पर चल रही थी। वहां लोगों को इज्जत अपनी कास्ट के बेसिस पे मिलती थी। वहीं बात करें लोअर कास्ट की, तो लोअर कास्ट के लोगों को हीन भावना से देखा जाता था, तो अपर कास्ट के लोगों को सम्मान दिया जाता था। अब उस सम्मान को पाने के लिए लोअर कास्ट के लोगों ने अपर कास्ट के लोगों के कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको पढ़ने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति इन सारी परिस्थितियों को बहुत ध्यान से परख रहे थे और इन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, जिनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास। सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के यूनिट 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन थिंकर, जिनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था और उनकी डेथ 1999 में हुई थी। एम.एन. श्रीनिवास की बात करें तो उन्हें इंडियन सोशियोलॉजी के एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट माना जाता है। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की। उन्होंने इंडिया में कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए जो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। उन्होंने कास्ट सिस्टम को पढ़ा, उन्होंने संस्कृताइजेशन को पढ़ा, वेस्टर्नाइजेशन को पढ़ा। अब आगे बढ़ने से पहले हम उनके फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन बैकग्राउंड को समझते हैं। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म मैसूर की एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली हमेशा से उनकी पढ़ाई के सपोर्ट में थी, तो वो गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो गए। बात करें उनकी ग्रेजुएशन की, तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से की थी और उन्होंने अपनी मास्टर्स और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से की थी। उन्होंने अपनी पीएचडी जीएस घुरे के अंडर की थी। देन वो पोस्ट डॉक के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां पर उनकी मुलाकात रेडक्लिफ ब्राउन से हुई और यही मुलाकात उनके मेथोडोलॉजी को शेप करती है। ठीक है, अगर हम बात करें रेडक्लिफ ब्राउन की, तो रेडक्लिफ ब्राउन इज द ओनली थिंकर जिन्हें प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के नाम से जाना जाता है और इन्हीं से इंस्पायर होके एम.एन. श्रीनिवास ने इंडियन सोसाइटी में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया। एम.एन. श्रीनिवास पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से पढ़ने की कोशिश की, यानी कि इससे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव से इंडियन सोसाइटी को नहीं पढ़ा गया था। तो रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें, जो उनके मेंटोर थे पोस्ट डॉक में, रेडक्लिफ ब्राउन को हम प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता क्या है? एक होता है फंक्शनलिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्कूल का एग्जांपल देती हूँ। देखो, एक स्कूल है, स्कूल में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। टीचर्स का अलग ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप होता है, मैनेजमेंट टीम का अलग ग्रुप होता है और सफाई कर्मचारियों का अलग ग्रुप होता है। ये हमने कुछ मोटे मोटे ग्रुप्स के नाम लिए हैं, ठीक है। अब बात करें, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग काम होते हैं। टीचर्स का काम पढ़ाना होता है, स्टूडेंट्स का काम पढ़ना होता है, मैनेजमेंट टीम का काम सब कुछ मैनेज करना होता है और सफाई कर्मचारियों का काम सफाई करना होता है। बाय एनी चांस अगर कोई भी एक ग्रुप अपना काम करना बंद कर दे, मान लो बच्चे पढ़ने आना बंद कर दें, टीचर पढ़ाना बंद कर दे, ठीक है, या सफाई कर्मचारी बोले हम अब सफाई नहीं कर रहे हैं, या मैनेजमेंट टीम बोले कि अब हम मैनेज नहीं करेंगे, आप देख लो कौन सी क्लास कब होनी है, पूरा की पूरा स्कूल सिस्टम खराब हो जाएगा। यानी एक भी ग्रुप ने अपना काम करना बंद किया तो पूरा की पूरा सोशल सिस्टम काम करना बंद कर देगा, पूरे स्कूल सिस्टम पे इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट होगा। यही स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, फैमिली एंड किनशिप बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। अगर एक भी इंस्टीट्यूशन ने अपना काम करना बंद कर दिया या एक भी इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो सारे इंस्टीट्यूशन पे फर्क पड़ेगा और ये पूरा की पूरा सोशल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, रिसेंटली अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से यूथ एकदम भड़क गया था और यूथ ने पॉलिटिकल सिस्टम को ही डिसरप्ट कर दिया। यानी कि पूरे सोशल सिस्टम में से एक सिस्टम भी अगर खराब हो जाए, एक सिस्टम भी काम करना बंद कर दे, तो इसका जो
इन्फ्लुएंस है वो सारे सिस्टम पे पड़ेगा, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हर स्ट्रक्चर के अपने अपने रोल होते हैं और वो रोल उन्हें पूरे करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एम एन श्रीनिवास के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। देखो, एम एन श्रीनिवास ने 2 फील्ड स्टडी की थी, एक कूर्ग सोसाइटी के ऊपर और एक रामपुरा विलेज के ऊपर। बट उन्होंने ये जो फील्ड स्टडी की थी ये किस पर्सपेक्टिव से की थी वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में, जो कि उन्हें रेडक्लिफ ब्राउन से मिला था। और एम एन श्रीनिवास ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इंडिया में ना ही इंट्रोड्यूस किया था बल्कि उसको पॉपुलराइज भी किया था। तो एम एन श्रीनिवास ने सबसे पहला जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो लागू किया, वो था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। दूसरा बात करते हैं एथनोग्राफिक फील्ड वर्क। एम एन श्रीनिवास अपनी एथनोग्राफी फील्ड स्टडी के लिए बहुत जाने जाते हैं। अभी एथनोग्राफी होती क्या है? एथनोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एथनिक प्लस ग्राफी। एथनिक किसी कम्युनिटी को कहते हैं और ग्राफी यानी स्टडी। जब किसी कम्युनिटी के कल्चर को स्टडी किया जाता है, जब किसी कम्युनिटी के कल्चर को इनसाइडर व्यू से स्टडी किया जाता है, उसे हम कहते हैं एथनोग्राफी। इनसाइडर व्यू क्या होता है? देखो, मान लो मुझे एक कम्युनिटी को स्टडी करना है। अब कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से बैठे बैठे उस कम्युनिटी को ऑब्जर्व करूँ, उसके बारे में डेटा निकालूँ, या कुछ लोगों को भेज दूँ कि जाइए देख के आइए क्या हो रहा है, या सेकंड पॉइंट इज मैं खुद उस कम्युनिटी के साथ जाके रहने लगूँ जिससे मुझे उस कम्युनिटी के बारे में गहराई से पता चल सके। तो एथनोग्राफी फील्ड वर्क कहता है कि आप किसी कम्युनिटी के बारे में जानते हैं, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके वैल्यू सिस्टम, उनके रिलीजन को इनसाइडर व्यू से जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम ऐसी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिसमें हम खुद भी पार्टिसिपेंट बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो अपने फील्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। 2 फील्ड वर्क किए थे उन्होंने, कौन कौन से किए थे बताइए? एक तो कूर्ग पे किया था और एक रामपुरा विलेज के ऊपर किया था। ठीक है, पहला है संरचनात्मक क्रियावाद यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, दूसरा है जाति वृत्तात्मक क्षेत्र कार्य। जाति वृत्तात्मक यानी हम किसी कम्युनिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये फील्ड स्टडी होती है। नेक्स्ट है प्रतिभागी अवलोकन विधि, यानी हम अवलोकन कर रहे हैं और हम उसमें प्रतिभागी भी हैं। और दूसरा है क्षेत्र अध्ययन, वो अपनी फील्ड स्टडी के लिए जाने जाते हैं। देखो, एम एन श्रीनिवास ने फील्ड स्टडी पे जोर दिया था, उन्होंने पूरी तरह से बुक व्यू को रिजेक्ट कर दिया था। वहीं जो जीएस घुरे हैं उन्होंने बुक व्यू और फील्ड व्यू दोनों को लागू किया था। लेकिन एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि अगर हमें किसी सोसाइटी को समझना है तो हम बुक व्यू से नहीं समझ सकते, हमें उस सोसाइटी के साथ जाके रहना पड़ेगा, वहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, इसी तरह से सोसाइटी को हम समझ सकते हैं। अब हम एम एन श्रीनिवास की 2 फील्ड स्टडी के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली फील्ड स्टडी है उनकी कूर्ग सोसाइटी की, जो 1952 में ये बुक पब्लिश हुई थी। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। कूर्ग्स पे उन्होंने पहली फील्ड स्टडी की थी। दूसरी फील्ड स्टडी उन्होंने रामपुरा विलेज में की थी, जो उन्होंने बुक लिखी थी द रिमेम्बर्ड विलेज, और ये बुक उन्होंने 1976 में लिखी थी। ठीक है, द रिमेम्बर्ड विलेज उन्होंने रामपुरा विलेज के ऊपर लिखी थी, लेकिन उनकी जो राइटिंग्स थी पूरी आग में जल गई थी। देन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी मेमोरीज के बेसिस पे दोबारा से एक किताब लिखी थी जो रामपुरा विलेज के ऊपर लिखी गई थी, और उस बुक का नाम दिया था द रिमेम्बर्ड विलेज। ये पब्लिश की गई थी 1976 में, एंड जो कूर्ग वाली बुक है ये पब्लिश की गई थी आपकी 1952 में। ईयर्स आपको याद रखने हैं, क्रोनोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम कूर्ग कम्युनिटी के बारे में कि कूर्ग कम्युनिटी है क्या। देखो, कूर्ग कम्युनिटी, कूर्ग वर्ड कहाँ से आया है? कर्नाटका में कूर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कूर्ग कम्युनिटी पाई जाती है। कूर्ग कम्युनिटी को हम कोडावाज कम्युनिटी भी कहते हैं। कूर्ग कम्युनिटी साउथ इंडिया में पाई जाती है और इन्हें हम लैंड ऑफ सोल्जर्स कहते हैं। देखो, कूर्ग कम्युनिटी हिस्टोरिकली वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है। कूर्ग कम्युनिटी के लोग, इवन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद कूर्ग कम्युनिटी के कई सारे लोग इंडियन आर्मी में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। इवन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी कई कूर्ग कम्युनिटी के लोग गए थे, यानी हिस्टोरिकली ये कम्युनिटी वॉरियर है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो कूर्ग कम्युनिटी के लोग हैं
वो ब्राह्मणिकल कल्चर की तरफ इंक्लाइन नहीं है, वो अपने डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये आपको, आप देखिए कि कूर्ग कम्युनिटी हिस्टोरिकली वॉरियर रह चुकी है, और मैंने आपको बताया जैसे कि देश के आज़ाद होने से पहले भी और देश के आज़ाद होने के बाद भी इन्होंने इंडियन आर्मी में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओक्का के बारे में। देखो, कूर्ग कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका नाम है ओक्का। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम होता है तो वहाँ पे ओक्का सिस्टम होता है। अब ये ओक्का सिस्टम वाले जो लोग हैं ये सेम लीनिएज से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनके सेम एंसेस्टर्स हैं, इनके सेम पूर्वज हैं। ये लोग मानते हैं कि हम लोग सेम पूर्वज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ओक्का कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में पाई जाती है। ओके, और ये कौन से सिस्टम को फॉलो करती है? तो ये पैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो करती है, पितृवंशीय सिस्टम को फॉलो करती है। व्हाट इज पैट्रिलिनियल सिस्टम, बताइए। पैट्रिलिनियल सिस्टम होता है जब हम खुद को अपनी फादर की लाइन से ट्रेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना सरनेम मेरे फादर से मिला है, मेरे फादर को उनका सरनेम उनके फादर से मिला है, देन ग्रैंडफादर, देन ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये पूरी लाइन मेल एंसेस्टर से आ रही है, इसे कहते हैं पैट्रिलिनियल सिस्टम। अब ओक्का में मेंबरशिप कैसे मिलती है? देखो, ओक्का कम्युनिटी के लोग जब उस ग्रुप में पैदा होते हैं तो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओक्का कम्युनिटी में एक्सोगैमी फॉलो होती है, यानी कि ओक्का कम्युनिटी के लोग सेम ओक्का ग्रुप में शादी नहीं करते। जैसे कि कास्ट में गोत्र चलता है, सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें क्लोज रिलेटिव्स और उन्हें भाई बहन माना जाता है। ऐसे ही सेम ओक्का ग्रुप के लोग, सेम ओक्का कम्युनिटी के लोग सेम ओक्का में शादी ना करके वो दूसरे ओक्का में शादी करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे लेविरेट मैरिज फॉलो किया जाता है। व्हाट इज लेविरेट मैरिज? लेविरेट मैरिज इज जब एक वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विडो हो जाती है। जब एक विडो के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर लेती है, यानी कि अपने देवर से शादी कर लेती है। इसे हम कहते हैं लेविरेट मैरिज। आप देखेंगे कि लेविरेट मैरिज मोस्टली नदर्न इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की साइड मिलेगी, बट ओका कम्युनिटी में भी लेविरेट मैरिज का कॉन्सेप्ट मिलता है। और इससे आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जो लेविरेट मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली आपका मिलता है नॉर्थ इंडिया में और ओका ग्रुप साउथ इंडिया से है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। समाज के कुल वंश होता है, पितृवंशीय होता है। ठीक है, जन्म से व्यक्ति को यहाँ की स्वचालित रूप से अपने पिता के ओका का सदस्य होता है। विवाह नियम भाई गोत्रीय चलता है। यहाँ पे सेम ओका के लोग सेम ओका में शादी ना करके वो दूसरे ओका में शादी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उत्तोलन विवाह होता है। ठीक है, अब हमने एक फील्ड स्टडी उनकी पढ़ ली है। नेक्स्ट फील्ड स्टडी उन्होंने रामपुरा विलेज की दी थी। रामपुरा विलेज में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे, द संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, सबसे पहले संस्कृताइजेशन क्या होता है? आप पीछे मेरे फोटो देखिए, एक फोटो ये है जहाँ पे कुछ लोग हवन कर रहे हैं और एक फोटो ये है जहाँ पे ये लोग तो पूजा पाठ कर रहे हैं और ये लोग भी अब इस ग्रुप में जा रहे हैं। ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए। देखो, संस्कृताइजेशन का मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आपने 2022 में एक केस सुना था जब राजस्थान में एक 3rd क्लास के बच्चे को, जो कि 9 साल का बच्चा था, उसको एक टीचर के द्वारा मार दिया गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि उसने अपने टीचर के घड़े से पानी पी लिया था। अब तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो बच्चा शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था और वो टीचर ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। टीचर ने अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा सीरियस ले लिया कि उन्होंने उस बच्चे को इतना मारा कि कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। क्या पानी पीना भी किसी का अधिकार नहीं है? मतलब पानी पीने के ऊपर ही किसी को मार दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम किस तरह से घुसा हुआ है, किस तरह से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कास्ट के बेसिस पर लोग एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार हैं। तो अब इसी वजह से लोअर कास्ट के लोग अपने आप को बहुत हीन भावना से देखने लगते हैं। वो भी अपर कास्ट के लोगों की तरह अपना स्टेटस गेन करना चाहते हैं और उसी स्टेटस को गेन करने के लिए वो अपर कास्ट के लोगों के कल्चर को, लाइफस्टाइल को, कस्टम को, ट्रेडिशन को, रिलीजन को, फूड हैबिट्स को फॉलो करने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम संस्कृताइजेशन कहते हैं। ठीक है, संस्कृताइजेशन इज द सोशल प्रोसेस जहाँ पे लोअर कास्ट के लोग
अपर कास्ट के लोगों के कल्चर को, ट्रेडिशन को, फूड हैबिट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। फूड हैबिट्स यानी लोअर कास्ट के लोग अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो वो अपर कास्ट की तरह वेजिटेरियन खाना शुरू कर देते हैं। वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनना, पूजा पाठ करना, सेक्रेट थ्रेड पहनना, मंदिर जाना, ये सब वो स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करेंगे संस्कृताइजेशन होता क्या। ये तो हमने एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। संस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस जहाँ पे लोअर कास्ट अपर कास्ट के कल्चर को अडॉप्ट करती है। ऐसा करती क्यों है? वो अपने सोशल स्टेटस को गेन करने के लिए ऐसा करती है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या जब ये लोअर कास्ट अपर कास्ट के कल्चर को गेन करने के स्टेटस को गेन करने की कोशिश करती है तो क्या उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोबिलिटी होती है? क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं? नहीं। संस्कृताइजेशन में सिर्फ कल्चरल और रिचुअल चेंजेस होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर लोअर कास्ट अपर कास्ट की तरह कपड़े पहनना स्टार्ट कर दे, उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट कर दे, इससे उनकी इकोनॉमिक स्थिति ठीक हो ही नहीं सकती। उनकी आर्थिक स्थिति तब ठीक होगी जब उनके पास आर्थिक रिसोर्सेज होंगे, उनके पास जमीन जायदाद होगी, उनकी पॉलिटिकल पावर अच्छी होगी। उनके पास जमीन जायदाद होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी पॉलिटिकल पावर अच्छी हो जाएगी। मतलब संस्कृताइजेशन से सिर्फ रिचुअल चेंज हो रहा है, कल्चरल चेंज हो रहा है, ना ही कोई पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, ना ही कोई इकोनॉमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम कि अब एम एन श्रीनिवास बोलते हैं कि एम एन श्रीनिवास यहाँ पे अब जीएस घुरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मतलब एम एन श्रीनिवास कह रहे हैं कि कास्ट में मोबिलिटी है, बट जीएस घुरे ने कहा था कास्ट में मोबिलिटी नहीं है, कास्ट एक क्लोज सिस्टम है। लेकिन एम एन श्रीनिवास कहते हैं नहीं, कास्ट में मोबिलिटी है, वो मोबिलिटी लिमिटेड है, वो मोबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मोबिलिटी है। क्योंकि उन्होंने अपनी जब फील्ड स्टडी की थी रामपुरा विलेज में, उन्होंने देखा था कैसे लोग अपनी स्टेटस, कास्ट स्टेटस को चेंज कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये चेंज एक दिन में, 2 दिन में या 1 साल में हो जाता है? आपको लगता है कि अगर कोई संस्कृताइज्ड हो रहा है तो क्या वो 1-2 दिन में हो जाएगा? नहीं। संस्कृताइजेशन इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज अ जनरेशनल प्रोसेस, ठीक है। इसे जनरेशंस लग जाती है, 2-2, 3-3 जनरेशन अपने आप को संस्कृताइज करती हैं और तभी भी जरूरी नहीं सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर ले, सोसाइटी उनके संस्कृताइज्ड को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे गोंड ट्राइब का। गोंड ट्राइब ने अपने आप को संस्कृताइज करके वो लोग अब खुद को गोंड क्षत्रिय बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निचली जातियां उचली जातियों और विशेषकर ब्राह्मण के रीति रिवाजों और परंपराओं को फॉलो करने लगती हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि उन्हें जाति व्यवस्था में ऊपर की तरफ जाना है, हायरार्की में उन्हें ऊपर जाना है। और यह परिवर्तन मुख्यतः सांस्कृतिक होता है, धार्मिक होता है, ना तो आर्थिक होता है, ना ही राजनीतिक होता है। नेक्स्ट, यह दर्शाता है कि जो जाति प्रणाली है वहाँ पे मोबिलिटी अलाउ है, गतिशीलता है वहाँ पे। लेकिन वहीं जीएस घुरे कहते हैं कि यहाँ गतिशीलता नहीं है, ये एक क्लोज सिस्टम है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने पूरा संस्कृताइजेशन समझ लिया क्या होता है, लेकिन इस संस्कृताइजेशन को पहले एम एन श्रीनिवास ने ब्राह्मणाइजेशन बोला था। उन्होंने बोला था कि सोसाइटी में ब्राह्मणाइजेशन होता है, लोग ब्राह्मण के कल्चर को फॉलो करते हैं। क्योंकि जब उन्होंने स्टडी की थी तो उस टाइम लोग सबसे ज़्यादा ब्राह्मण के कल्चर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ ब्राह्मण के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अपर कास्ट में जो भी कास्ट है उन सब के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब अब लोग वैश्य के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, लोग क्षत्रिय के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ लोग ब्राह्मण के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, इवन लोग अपर कास्ट के कल्चर को फॉलो ना करके एग्रीकल्चरल कास्ट के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, पेस्टोरल कास्ट के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं। जो कल्चर अपने गांव में डोमिनेंट है, अब लोग उसकी तरह बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उस डोमिनेंट कास्ट के पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है, इकोनॉमिक कंट्रोल ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने पहले इसको ब्राह्मणाइजेशन बोला था। लेटर ही रियलाइज्ड कि लोग सिर्फ ब्राह्मण के कल्चर को फॉलो ना करके लोग अदर अपर कास्ट के कल्चर को, डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस शब्द को चेंज करके संस्कृताइजेशन कर दिया। तो
देखो जो ब्राह्मणाइजेशन है ना वो बहुत ही एक नैरो प्रोसेस है, क्योंकि ब्राह्मणाइजेशन कहता है कि लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और सांस्कृताइजेशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ये कहता है लोग अपने ऊंची जातियां हैं उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उन्होंने बोला नहीं, लोग दूसरी कास्ट के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, लोग डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से उनका कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय, और डोमिनेंट कास्ट टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय एम एस श्रीनिवास। इनके यहाँ पे उन्होंने ये कहाँ से, डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, ये रामपुरा विलेज के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। अब उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए थे डोमिनेंट कास्ट के। डोमिनेंट कास्ट मेनली वो कास्ट होती है जिसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जिसके पास ज्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात तो है कि डोमिनेंट कास्ट वही होगी जो संख्या में ज्यादा होगी। जो कास्ट नंबर में ज्यादा होगी वो कास्ट का इन्फ्लुएंस उस सोसाइटी पर ज्यादा होगा। वो कास्ट पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करती है, वो कास्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है। कैसे कोई कास्ट अगर संख्या में ज्यादा है तो वो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर सकती है। देखो ये एक मैप है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में रेड्डीज के पास एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा है। इवन उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा वो बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बात करें राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर की, तो पॉलिटिकल पावर मैंने आपको बताया कैसे जो हरियाणा है उसमें जाट कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते हैं। उनकी पॉलिटिकल पावर की बात करें तो जाट, और वेस्टर्न यूपी में भी, यहां से लेके पूरे ये वेस्टर्न यूपी तक यहाँ पे जाट हैं। अब कैसे जाट ने 2019 में पॉलिटिकल पावर को, पॉलिटिकल कंट्रोल को गेन किया। बात करते हैं कि आपका यूपी में 2019 में जब 3 फार्म लॉज आए थे, ठीक है, तो फार्मर उससे खुश नहीं थे, और उस टाइम फार्मर्स को लीड कर रहे थे राकेश टिकैत। ठीक है, राकेश सिंह टिकैत उनको लीड कर रहे थे, और वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और जाट कम्युनिटी ही वहाँ की डोमिनेंट कास्ट है। ठीक है, उन्होंने फार्मर्स ग्रुप को लीड किया, 10 महीने तक वो प्रोटेस्ट चला। उसके बाद उनके पास इतनी पावर थी कि उन्होंने उन 3 लॉज को रिपील करवा दिया, यानी कि जो डोमिनेंट कास्ट है उसका पूरे देश की डेमोक्रेसी में, उनकी पूरी देश की डेमोक्रेसी में और देश के पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट बात करें हम तो वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र में जो मराठा हैं उनके पास वेस्टर्न एजुकेशन का सबसे ज्यादा एक्सेस है, वो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। अर्बन सोर्स ऑफ इनकम की बात करें हम तो पंजाब में जो जाट सिख हैं वो लोग सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, गांव में उनके पास बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वहीं पे उनके पास वो शहरों में भी वो बिजनेस करते हैं। कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं, पंजाब के जो जाट सिख हैं वो गांव तक ही सीमित नहीं रहे हैं, वो शहरों तक जा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, अर्बन सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। अब इन कास्ट की लोकल हायरार्की में ज्यादा कास्ट हाई स्टेटस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा कौन है, यादव है, इतना मान लो आप। यूपी में सबसे मान लो हम यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा कौन है, यादव है। अब यूपी में सबसे ज्यादा यादव है। अब इनकी हायरार्की, इनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल भी ज्यादा है, इनके पास पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा है, इकोनॉमिक कंट्रोल भी ज्यादा है, ठीक है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी, नंबर में भी ये ज्यादा है। मतलब हर एस्पेक्ट में इन लोगों के पास पावर ज्यादा है, तो ये हायरार्की में अब सबसे ऊपर रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, लोकल हायरार्की में सबसे ऊपर रहेंगे, जो यूपी की हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर रहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ से उन्होंने रामपुरा विलेज के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेस्टर्नाइजेशन, ये भी उन्होंने रामपुरा विलेज से ही दिया था। वेस्टर्नाइजेशन में एम एस श्रीनिवास बताते हैं कैसे लोग इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम को पीछे छोड़ के वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इंडियन सिस्टम को पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा रहा है, रिलेटिवली उसको छोड़ के लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये वेस्टर्नाइजेशन शुरू कहाँ से हुआ था,
देखो, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज को स्प्रेड करना स्टार्ट किया था, जिसमें इंडिया सबसे बड़ी कॉलोनी थी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने मिशनरीज और एजुकेशन के थ्रू अपने कल्चर को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। देखो, कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी ग्रुप जब किसी देश के ऊपर कब्जा करता है तो वो अपने कल्चर को पूरी तरह से स्प्रेड करने की कोशिश करता है। यही ब्रिटिशर्स ने किया था, उन्होंने अपने कल्चर को स्प्रेड किया। अब वो तो चले गए, लेकिन आज तक हम उस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में ही रहे हैं। कहते हैं अंग्रेज चले गए पर अंग्रेज ही छोड़ गए, कि आज आप देखिए हर फील्ड में वेस्टर्नाइजेशन मिलेगा आपको। आप चाहे लैंग्वेज में देख लें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की कितनी वैल्यू है, हिंदी मीडियम के बच्चों को तो बहुत हीन भावना से देखा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्कूल्स में एजुकेशन की, तो आप देखेंगे कि क्लास 6 से ही ऑप्शनल सब्जेक्ट डाल दिया जाता है, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच। क्यों कोई वर्नैकुलर लैंग्वेज को डाल के नहीं सिखाया जाता इंडिया में? क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हैं, ठीक है। आप ऑफिस में चले जाइए, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज या कहीं भी चले जाए, इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जो इंग्लिश बोल रहा है ना उसको अलग ही नज़रों से देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, ये देखिए ढेरों एग्जाम्पल वेस्टर्नाइजेशन के। हमारी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में हम वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। आप सबसे पहले बात करें कपड़ों की, हम ट्रेडिशनल क्लोथिंग से चेंज होके अब हम मॉडर्न क्लोथिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारे अटायर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हम इंडो वेस्टर्न पहनने लग रहे हैं कि हम वेस्टर्न इंडिया भी पहनेंगे और वेस्टर्न भी पहनेंगे, ठीक है। हमारे फूड में देखें तो हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है हम उसको छोड़ के अब वेस्टर्न फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आधा क्रेज तो ये सोशल मीडिया से आ रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया जब से आया है, ग्लोबलाइजेशन जब से आया है, तब से वेस्टर्नाइजेशन और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सोशल मीडिया एक चीज़ को वायरल करता है और सब लोग उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। अगर हम बात करें डांस की, तो आपने देखा है कितने ही लोग हैं जो क्लासिकल डांस सीखते हैं, सबको हिप हॉप सीखना है, सबको वेस्टर्न डांस सीखना है, ये एक शो ऑफ का जरिया बन गया है। अगर आप देखें हॉलीवुड की, तो आजकल आप देखेंगे कि जो मॉडर्न लोग हैं, जो अपने आप को मॉडर्न दिखाते हैं, वो बॉलीवुड से ज़्यादा हॉलीवुड को प्रमोट करते हैं, ठीक है। उनको बॉलीवुड के बारे में कुछ पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन हॉलीवुड के बारे में सब पता होगा। अगर हम बात करें हमारे वैल्यू सिस्टम की, जो ये वैलेंटाइंस डे आते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, दीज आर द नॉट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर आप देखेंगे कि जब वैलेंटाइंस डे आता है तो आपके फोन में देखना कई सारे लोग स्टेटस लगाते हैं कि आज मातृ पितृ दिवस है, आज तुलसी विवाह है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस कम हो जाए। लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो कल्चर कम नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये लैंग्वेज की बात मैंने बताई थी आपको कि कैसे लैंग्वेज को कैसे हम बचपन से ही बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, सेक्युलराइजेशन। देखो जब भी हम पढ़ते हैं सेक्युलराइजेशन, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टेट एंड पॉलिटिक्स आर डिफरेंट, और वो सेपरेट हैं, स्टेट और रिलीजन अलग हैं, रिलीजन का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। बट सोशियोलॉजी एक अलग टाइप की सेक्युलराइजेशन की बात करती है। एम एस श्रीनिवास कहते हैं कि कैसे रिलीजन का इम्पैक्ट हमारे सोशल लाइफ के हर एस्पेक्ट से कम हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें, एजुकेशनल एस्पेक्ट की बात करें, हर एस्पेक्ट से कैसे सेक्युलराइज रिलीजन का इम्पैक्ट कम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है एवरीबडी इज इक्वल, हर कोई समान है, ठीक है। जिन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनके लिए अलग से एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए मना कर दिया गया है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यू सिस्टम को पढ़ाना बंद कर देंगे, आप महाभारत पढ़ाना बंद कर देंगे, आप रामायण पढ़ाना बंद कर देंगे। आप पढ़ाएंगे, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे बच्चों से कि आप कलावा पहन के आओ, आप तिलक लगाओ, या किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और कैसे रिलीजन का इम्पैक्ट कम हो रहा है, हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हिंदुइज्म में आप देखेंगे कि श्राद्ध पक्ष में जो अभी गया है उसमें नई चीज़ें खरीदना अलाउ नहीं होता रिलीजन के हिसाब से, ठीक है। बट क्या आप ये फॉलो करते हैं? आप अपने हिसाब से रिलीजन को फोल्ड कर लेते हैं। नवरात्रों में प्याज नहीं खानी होती, क्या आप नहीं खाते हैं, ठीक है। और इस्लाम की बात करें तो हम इस्लाम में रिलीजन कहता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोले तो उसका डाइवोर्स हो जाएगा। बस वहीं पे सेक्युलराइजेशन के कॉन्सेप्ट से रिलीजन का इम्पैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम में अब कम कर दिया गया है, और इस
चीज को हटा दिया गया है। इसके लिए वुमेन्स के लिए एक एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो कैसे सेक्युलराइजेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है और रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। बट रिलीजन का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से भी कम नहीं हो रहा और ना वो कभी खत्म होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इस टाइम पे तो रिलीजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यूथ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एम एन श्रीनिवास देते हैं वो है आपका वोट बैंक। वोट बैंक उन एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो कंसिस्टेंटली सेम कैंडिडेट को, सेम पार्टी को वोट देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊं, आपने चिराग पासवान जी के बारे में तो सुना होगा, इंस्टाग्राम से देख लिया होगा कई लोगों ने। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर हैं। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ पे? बिहार में। पासवान दलित कम्युनिटी को कहा जाता है। ठीक है, अब वोट बैंक, बिहार में आपके जो डोमिनेंट कास्ट है वो यादव बताई थी, लेकिन चिराग पासवान अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं जिससे उनका वोट बैंक उनके लिए ही वोट दे। वोट बैंक क्या है? यानी दलित कम्युनिटी के वो लोग जो कंसिस्टेंटली इन्हीं को वोट देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अपर हिंदू कास्ट की, अपर मिडिल क्लास है वो सिर्फ बीजेपी को वोट देती है। समाजवादी पार्टी की बात करें यूपी में, तो समाजवादी पार्टी को वोट भागे। यूपी में समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम्स और यादव इनके वोट बैंक है। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी के वोट बैंक कौन है? दलित कम्युनिटी के लोग। एम एन श्रीनिवास कहते हैं यहाँ पे देखिए कैसे जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट करता है, कि लोग ये देख के वोट नहीं देते हैं कि कौन सा जो हम कैंडिडेट है, हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कितना वेल क्वालिफाइड है, क्या उस पर कोई क्रिमिनल केसेस है, नहीं, हम सिर्फ कास्ट देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर चीफ मिनिस्टर के आपके पास चुनाव हो रहे हैं तो आपकी जो लोकेलिटी में जो विधायक है आप उसको देख के कभी वोट देते हैं? कभी नहीं देते। आप देखते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर है, मैं इसका वोट बैंक हूं तो मैं इसी को वोट दूंगा। यानी कि सेम वोट बैंक होता है, फिक्स ग्रुप, लोगों का ग्रुप जो सेम पार्टी को वोट देता है। ठीक है जी, तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो आपको याद रखना है ये बुक्स श्रीनिवास ने दी है। दूसरी बात याद रखना है कि ये बुक्स किस ईयर में दी है। ईयर याद ना हो तो आप क्रोनोलॉजी याद कर लो। 3 चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बुक्स देखेंगे और उनकी क्रोनोलॉजी को याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। ठीक है, ये 1942 में लिखी थी। ये जब एम एन श्रीनिवास आपके मास्टर्स कर रहे थे तो उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जब थे उन्होंने तभी लिख दी थी ये बुक, सबसे पहली बुक थी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने लिखी थी कूर्ग सोसाइटी, ये जब वो पीएचडी कर रहे थे, तो ये पीएचडी रिसर्च बेस्ड उनकी बुक है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि एम एन श्रीनिवास का जन्म मैसूर में हुआ था और जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब वो अपनी पीएचडी कर रहे थे, तो उन्होंने कूर्ग सोसाइटी को पढ़ा। ठीक है, मैसूर एंड कूर्ग, ये आपको याद रखना है। कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट है उन्होंने फिर कास्ट को पढ़ा। ठीक है, कास्ट के बाद उन्होंने सोशल चेंज को पढ़ा। मैसूर के बाद उन्होंने आपको कूर्ग सोसाइटी को पढ़ा। कूर्ग सोसाइटी पढ़ ली तो उन्होंने कहा अब हम कास्ट पढ़ेंगे, और कास्ट पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि कास्ट की वजह से कौन कौन से सोशल चेंज हो रहे हैं। संस्कृताइजेशन हो रहा है, ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है, डोमिनेंट कास्ट का भी एक कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, सोशल चेंज उन्होंने पढ़े। सोशल चेंज पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि अब हम उस गांव में जाएंगे, एक रिमेम्बर्ड विलेज में, जहाँ पे उन्होंने रामपुरा विलेज को स्टडी किया था। ठीक है, रामपुरा विलेज के बाद उन्होंने देखा कि रामपुरा विलेज में कौन कौन से सोशल चेंजेस के डायमेंशन हो रहे हैं और जिसमें से एक डायमेंशन डोमिनेंट कास्ट है। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने देखा अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, विलेज भी पढ़ेंगे, जेंडर भी पढ़ेंगे और मेथड्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे एम एन श्रीनिवास ने एक ऐसी कास्ट के एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो कोई भी थिंकर नहीं उठा पाया। उन्होंने संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, इसीलिए
और उन्होंने इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ा। इसीलिए एम एस श्रीनिवास को एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है इंडियन सोसाइटी में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।